नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के प्योंत टोल से। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, जैसे कि 6 फरवरी है, किसानों ने कहा था कि सारे स्टेट और नेशनल हाईवे जाम करेंगे। वो स्थिति तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं मीडिया प्रभारी और मीडिया सेंसेशन, जो कि अपने कड़वे बोलों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त भजन सिंह की, जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। और जिस तरीके से लगातार भजन सिंह कहते आए हैं कि मैं अमित शाह जैसा दिखता हूं और आने वाले समय का अमित शाह बन सकता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमित शाह की पोशाक में बैठे हुए यहाँ पर मीडिया प्रभारी हैं भजन सिंह। एक बार उनसे जान लेते हैं कि क्यों आज उन्होंने ये वेशभूषा धारण की है और क्या कुछ उनके विचार हैं और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। सर, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ लाल किले पर, काफ़ी अप्रिय घटना घटी, जिसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो आंदोलन है वो कमज़ोर हो रहा है और कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन शायद टूट जाएगा, ये आंदोलन आगे जारी नहीं रहेगा। क्या कुछ आपको लगता है अमित शाह के विचारों के साथ आज आप अपनी बात रखेंगे, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए महक बेटा, बात 26 तारीख को ये जो कुछ हुआ, आज तक कोई भी आंदोलन हिंदुस्तान में चला हो तो हर एक आंदोलन 4 स्टेज पे जाकर टूट जाता है। पहले हम आंदोलन को तोड़ने के लिए पैसों से खरीद फरोख्त कर लेते हैं, उस दूसरे नंबर पे हम जाकर उनको डराते धमकाते हैं, पानी की बौछारें मारना, सड़कें फाड़ना या डंडे मारना पुलिस के द्वारा कार्रवाई करवाते हैं, वहाँ पर हम आंदोलन को तोड़ लेते हैं। तीसरी स्टेज पे जाके हम किसान नेताओं को खरीद लेते हैं और चौथी स्टेज पे जाके हम धार्मिक मुद्दे पर आंदोलन को मुद्दे से भटका देते हैं, जो हम दिल्ली 26 तारीख को इसमें कामयाब हो गए थे। पर किसान नेता भी अब कुछ चालाक हो चुके हैं। सिर्फ उस 26 तारीख को हमारे से एक गलती हुई है कि जो नट हमने 26 के बाद बंद किया, अगर वो 25 तारीख को हम बंद करके और 26 तारीख को झंडा वहां पे निशान साहिब का लहरवा देते दीप सिद्धू से और उसके बाद अगर हम नट बंद कर देते और गोदी मीडिया में और टीवी में ये न्यूज चलाते कि आंदोलन खत्म हो गया, किसान वापस आ रहे हैं, तो हम कामयाब हो गए थे। पर राकेश टिकैत भी एक अच्छा किसान नेता, 35 साल से, और गुरनाम चुड़ूनी दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की। उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों को दोबारा बरगला के और आंदोलन में जोड़ दिया, आंदोलन दोबारा खड़ा कर दिया है। जबकि हम आंदोलन को उस दिन खत्म कर सकते थे पर हम नहीं कर सके। दोबारा हम इसके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि तीनों कानून जिसको ये किसान काला कह रहे हैं, ये किसानों के हक में है। और आने वाले टाइम में किसान इससे अमीर हो या ना हो, पर अंदानी अंबानी जरूर अमीर हो जाएंगे। इनकी समझ में इसलिए नहीं आ रहे हैं ये, क्योंकि ये काले कानून किसानों के लिए नहीं है, ये अमित शाह और अंदानी अंबानी के फायदे के लिए हमने बनाए हैं। तो इसीलिए हम अभी इस पे और अपना थोड़ा आंदोलन को चलाएंगे, 2 महीने और देखेंगे कहाँ पर जाकर कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी और कहाँ जाकर हम आंदोलन को तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने अभी थोड़ा और टाइम दे दिया है। भाई कीलें कूलें लगवाई थी और वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी थी मजबूत, ताकि किसान दिल्ली में ना आए। हाँ, आंदोलन। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि जो किसान हैं वो केवल एक कॉल दूर हैं, लेकिन आपने तो कीलें लगवा दी हैं। ये मोदी है जो सिर्फ बातें ही कर सकता है, जनता के साथ वादे कर सकता है, उसको कोई पूरे वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ वोट की राजनीति उसको करना है। जो वोट मिले उसके जो काम, उसका काम होता है सिर्फ जनता को बरगलाना, वोट लेना। जनता वोट दे तो ठीक, वरना उसके बाद मेरी कार्रवाई शुरू हो जाती है। और मेरी कार्रवाई के अंदर जैसे दंगे वारा लगा लो या एमएलए को खरीद फरोख्त लगा लो, सब में मतलब ऐसी तकनीक मेरे पास है, जैसे इनके रिश्तेदारों को खरीद लेना। और एक अभी एक लड़का नया उठाया नीलोखड़ी में, भजन सिंह जिसको आप बोल रहे हो, वो भी कह रहा है मैं बिकूंगा नहीं। पर इंसान की हमको पता है भाई, ये इंसान कहाँ पे जाके इसकी कीमत सही होनी चाहिए। बिकते सारे हैं और बिकेगा वो भी एक दिन, ये भी आपको दिखा दूंगा मैं। और नीलोखड़ी हल्के में जैसे वो किसानों को आंदोलन करवा, अच्छा काम कर रहा है बेटा अपना। और उन्हीं के कहने से आज मैं आपसे मिला हूँ, यहाँ पे मोदी से मिलने आया था और भजन का फोन आया कि ऐसे से मिल लेना एक बार, महक से भी। तो इसीलिए बस उसके कहने से 5-10 मिनट का इंटरव्यू आपके साथ कर रहा हूँ। और आपका सवाल क्या था? सर, जब आप लोगों की सरकार बनी, मोदी सत्ता में आए, तो उसके बाद उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी। कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आएंगे। आप लोगों ने कहा कि 15 लाख भी दिए जाएंगे, किसी के अकाउंट में तो 5 रुपए तक नहीं आए। अच्छे दिन सिर्फ बीजेपी वालों के लिए आने थे। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है और 70 साल हमारा फर्ज बनता है हम राज करें। हमारा ये मतलब अधिकार भी है, क्योंकि अगर वो
70 साल उन्होंने राज किया, तो 70 साल अब हमारे को मिलने चाहिए। 20 साल हमारे को हो गए हैं और हम 50 साल और चाहते हैं, चाहे हमारे को गोदी मीडिया खरीदनी पड़े, एमएलए की खरीद फरोख्त करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर 70 साल हम नहीं जाने वाले। किसानों ने जो आंदोलन किया है इस पे थोड़ा सा हमारी साख पे दाग लगा है। और 15 लाख का जो आप वादा कर रहे हो, एक जुमला था, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं भाई, वो एक जुमला था। किसी के आपके खाते में आए 15 लाख रुपए? मेरे खाते में तो 1 रुपए भी नहीं आए। ये सिर्फ एक जुमला, अपनी बात को कहने का, तथ्य प्रस्तुत करना, सिर्फ ये वो मैटर था भाई, अपनी बात को दिल से कहना। या वो जो 15 लाख काला धन आएगा जनता के काम में उसको लगाया जाएगा ना, ऐसे किसी के अकाउंट में ऐसे नहीं आते हैं 15 लाख रुपए। और जो जैसे अभी हमने 15 लाख रुपए के ये जो काम कर रहे हैं वो जनता, ये विपक्ष सिर्फ किसानों को बरगला के आप सत्ता में आना चाह रही है, किसानों के सर पे बंदूक धर के चला रही है, कंधे पे। ये सिर्फ विपक्ष की सारी चाल है, आंदोलन विपक्ष ने खड़ा किया हुआ है, विपक्ष की सारी भूमिका है इसके पीछे। और कहीं ना कहीं किसान हमारे भाई हैं, बहुत जल्दी मान जाएंगे। तो लगातार कांग्रेस पर निशाना क्यों साध रहे हैं आप लोग? क्योंकि 70 साल अगर कांग्रेस ने राज किया है देश पे, तो 70 साल तक हम भी जाने वाले नहीं हैं, और 70 साल तक हम भी राज करेंगे। और अभी थोड़ी देर में मोदी जी चाय लेके आने वाले हैं। मोदी जी कहाँ हो आप? तो अभी आप देख सकते हैं अमित शाह के सहयोगी, हमेशा आपने अमित शाह के साथ देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पर अब कुछ ही समय में आने वाले हैं। एक बार दोबारा बुलाना चाहेंगे उनको? मैं नीलोखेड़ी विधानसभा के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले मोदी जी आइए। मोदी जी आ गए। मोदी जी मुझे प्यार से मोटा भाई कह के बुलाते हैं। हाँ, हमारी मीटिंग होने से पहले आप अपना काम निपटा लें। और 2 शब्द मोदी जी भी कुछ कहना चाहेंगे देश की जनता को। सर, क्या संबोधन करना चाहेंगे आप? देश की जनता आपको सुन रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे मित्रों, ये जो कृषि के 3 बिल हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद हैं। इन बिलों से आपकी आने वाली पीढ़ी फॉर्च्यूनरों में घूमेगी, स्विस बैंक में आपके पैसे होंगे, और क्या बोलते हैं इसको, अपना स्विस बैंक में आपके पैसे होंगे। और ये जो किसान इसको काले कानून बोल रहे हैं, ये काले कानून नहीं है, ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छी लाइफ लाइन है। अभी तो ये 3 बिल हैं, आप इनको एक्सेप्ट कीजिए। 3 बिल और दूंगा इसके लिए, इसके बाद 3 और आएंगे बिल। ये मेरी और मोटा भाई की बहुत अच्छी रणनीति है, जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ये जो किसान काले कानून बोल रहे हैं, ये काले कानून नहीं है, ये बहुत अच्छी लाइफलाइन है किसानों के लिए। और जो ये इनको किसानों को बरगला रहे हैं, हमारे प्यारे किसानों को भड़का रहे हैं, ये विपक्ष की चाल है। और ये 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्यारे देशवासियों, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, और हो सके तो 2 बूंद पोलियो की पीते थे, 2 बूंद सैनिटाइजर की भी पीजिए, कोरोना नहीं होगा आपको। बस यही मेरी बात कहना चाहता हूँ मैं देशवासियों को। सर, कृषि वैज्ञानिक तो खुद कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए सही नहीं होंगे आने वाले समय में बिल, और नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि फायदे के लिए हैं। हमारी पार्टी को जो प्रोटेस्ट करेंगे उनके लिए सही हैं। किसानों से हमें सिर्फ वोट के लिए ज़रूरत पड़ती है, उनको वोट के टाइम उनका कोई और फायदा कर देंगे, इसलिए सिर्फ किसी कानूनों को अभी लागू करवा लें। और ज़मीन वैसे भी रख के क्या करेंगे, जब रेट ही नहीं है तो क्या करेंगे वो ज़मीन का? अगर अदानी अंबानी ज़मीन लेना चाहते हैं तो दे दीजिए उनको ज़मीन, क्या दिक्कत है इसमें? फसल के तो वैसे भी किसी को रेट नहीं मिल रहा है। पूरे भारत में हरियाणा और पंजाब ही 2 MSP का मुद्दा जिन्होंने आगे अड़ाया है, सिर्फ 2 राज्य हैं, बाकी सभी राज्य भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इनको। तो जमीन की मेरे हिसाब से किसान को कोई जरूरत नहीं है, अंबानी अंबानी को जरूरत है, उनको शेड लगाने की जरूरत है, और उन्होंने शेड बना भी लिए हैं, इसीलिए कृषि कानून मान जाने चाहिए। सर, सारे देश का आपको पता है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट किसको मिलने वाली है? नीलोखेड़ी की अगर मैं बात करूं तो नीलोखेड़ी की टिकट अभी कुछ दिन पहले जब पिछला चुनाव हुआ तो उसमें टिकट हमने कबीरपंथी को दी थी, पर कबीरपंथी के पास आई थी 40,000 वोट आई होंगी। और एक हमारा ही मतलब RSS का विद्यार्थी था, कार्यकर्ता था धर्मपाल गुंदर, उसको टिकट नहीं मिली थी, उसने आजाद इलेक्शन लड़ा तो भजन भाई के मदद से ही बन गया था वो। तो अब आने वाले टाइम में दोबारा वो सीट छोड़ के ऐसे भाग रहा था, किसानों के समर्थन में जा रहा था वो भी, पर उसको आश्वासन दिया गया, रणजीत है जो रणजीत की कोठी पे वहाँ पे आश्वासन दे के आए हैं हमारे
मनोहर लाल जी, लाल मनोहर जी हमारे, कि भाई अगली टिकट तेरी पक्की है। और कहीं ना कहीं धर्मपाल भी इस सिचुएशन में उनका माइंड घूम रहा है। भाई 40,000 वोट थी जो टिकट मिलने के बाद कबीरपंथी वाली 44 मेरे पास आई थी, तो 84,000 वोट मेरे को अगली बार मिल जाएंगी। पर हम ये दाव आने वाले टाइम में खेलेंगे, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो बम एक बार बज जाता है, मुर्गा छाप बम, फुस्सी बम होता है, वो एक ही बार बोलता है। जो बम बोल चुका है नेड़ोखेड़ी विधानसभा में, दोबारा उस बम को हमको भी पता है भी जनता नहीं बोलने देगी। तो आने वाले इलेक्शन के टाइम में इसका फैसला किया जाएगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर, आपके जो सहयोगी हैं देश के प्रधानमंत्री जो इस वक्त आपके साथ जो बने हुए हैं और जो बैठे हुए हैं, निशान साहिब, उन्होंने पटका बांधा हुआ है अपने सिर पर, और इसी के चलते जो है 26 जनवरी को सबसे बड़ा बवाल हुआ था देश में, जिसके बाद कहा गया था कि किसानों को जो है, किसानों का आंदोलन फेल कर दिया जाए, किसानों को हटा दिया जाए, किसान आंदोलन को तोड़ दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे आरएसएस के जो नागपुर में ऑफिस है, उसके ऊपर आज तक तिरंगा नहीं लहराया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के झंडे के नीचे खड़े होके और राष्ट्रीय गान गाया, जनगण मन। तो तिरंगे का अपमान तो वहां भी था, नागपुर में भी है, जो आज तक नहीं, आरएसएस के जो हमारे एजेंडा वहां से चलता है, वहां पे भी आज तक हमने नहीं लगाया। और तीसरे नंबर पे 1980 में लाल किले पे आरएसएस का झंडा लहराया गया था, जिसका आपको नहीं पता होगा। वहां भी देश का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई देशद्रोह नहीं हुआ, कोई राजद्रोह नहीं हुआ। पर निशान साहिब का झंडा वहां पे लहराया है, जैसे ये हमारे राजनीति करने के मुद्दे होते हैं। मतलब इस पे हम लोगों को भटका के, धार्मिक मुद्दों पे भटका के, भाई निशान साहिब फहरा दिया, सरदारों को हिंदुओं से लड़वा दिया या मुसलमानों से लड़वा दिया। ये हमारे एजेंडे होते हैं अपने, जिससे हम काम करते हैं और जिसके ऊपर काम कर करके हम देश में धार्मिक मुद्दे पर लोगों को भटका के वोट ले लेते हैं। जबकि हमारा जब अपना कोई एजेंडा ऐसा होता है तो उसमें हम झंडे का अपमान नहीं समझते। और जैसे नागपुर में लगा लो या मध्य प्रदेश में लगा लो, या 1980 में आरएसएस का झंडा लाल किले पे लहराया गया था, उसमें कोई अपमान नहीं है। अगर निशान साहिब लहरा देंगे वहां पे, तो उसमें कहीं ना कहीं हम धार्मिक मुद्दा हमारे को मिल जाता है। चाहे मतलब दीप सिंधु ने गलत किया, अच्छा किया हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अमित शाह जी, कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे थे कि किसानों से कोई गलती हो जाए और हमें वो गलती पकड़ में आ जाए और हम उसके बाद उनको कह सके कि तुमने ये गलती करी है? बातचीत शुरू होने से पहले मैंने आपको बोल दिया था कि 4 स्टेज पे जाके हम आंदोलन को तोड़ देते हैं। 4 स्टेज लगते हैं आंदोलन को तोड़ने के, पर ये आंदोलन 4 स्टेज पार कर चुका है। तो मेन मुद्दा ये लास्ट में धार्मिक वाला हमारे पास था। अभी शायद किसानों की मांगे भी माननी पड़े, पर 1.5 साल के लिए हम रोक रहे हैं इनको, बिलों को भी 1.5 साल वेट कर लेते हैं। और अमित शाह जी, इतनी गंदी चाय, ना ही तुझे देश चलाना आता है, ना ही चाय बनानी आती है। बिल्कुल बेकार चाय बनाई है। मैंने तेरे को पहले ही बोला है कि मैं मीठा नहीं लेता हूँ चाय में, इतना घड़ी मीठा ठोक दिया इसमें तूने। किसानों का खून चूस के जो कर्जा बन रहा है, उससे मीठा नहीं होगा तो क्या होगा? इतना ही मीठा होगा भी तो एमएसपी रेट बना देंगे। चलो हम मीडिया के सामने कोई बात नहीं करेंगे इसके बारे में, बोलिए। अमित शाह जी, 40 किसान नेताओं में से कितने किसान नेता आपको लाल किले पर देखने को मिले थे? महक मैडम या महक बेटा, यहाँ से 50 किलोमीटर आपका घर पड़ता है, और कोई भी ऐसा सवाल मेरे से ना किया जाए जिससे आपको घर जाने में तकलीफ हो, क्योंकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह नहीं जानते। आपने मोबाइल में और किताबों में पढ़ा होगा। तो मेरा जो करैक्टर है वो थोड़ा सा, मतलब आप अपने घर अगर जाना चाहते हैं तो ऐसे पर्सनल सवाल, और मेरी फैमिली के बारे में अभी जैसे आप जैसा के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो उनके बारे में भी सवाल ना पूछें, क्योंकि जो उन्होंने किया मेरे बेटे ने किया अपनी मेहनत से किया है। और पर्सनल अगर मेरे ऊपर कोई सवाल करता है तो फिर मीडिया हो या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हो, तो उस पर मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत भी कार्रवाई कर सकता हूँ। सर, 3 महीने आपकी कोई गिरफ्तारी भी रही थी 2010 में, कुछ साल पहले सीबीआई द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मामला था तब? वो सब विपक्ष की चाल थी, और कांग्रेस 70 साल से सत्ता में थी और आगे भी सत्ता में रहना चाहती थी, और मैं और मोदी जी उभरता हुआ चेहरा है पार्टी का। तो हमें दबाने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए, हमारे को खत्म करने के लिए सारे मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए थे, और जिनमें मैं बरी भी हो चुका हूँ। और अब वही इसी तरह के एलिगेशन सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो खुद जमानत पे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो झूठे थे, मेरे खत्म भी हो चुके हैं और उनके ऊपर अभी भी केस चल रहे हैं। तो आपका जो नारा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं?
हाँ, हमारे बिल्कुल अच्छे दिन आए हैं। आज मेरे पास 8500 करोड़ का जहाज है और 700 करोड़ मैं अपने पहनावे पे खर्च करता हूँ। और जो मेरा जो प्रचार होता है अखबारों में, मीडिया में, जैसे अभी देख लो अपने मेरा छोटा भाई मानता हूँ इसको भी, नरेंद्र तोमर, तो ये भी मतलब इन हमारे सबके अच्छे दिन आए हैं। कोई कृषि मंत्री बन गया, कोई वित्त मंत्री बन गया, कोई कानून मंत्री बन गया और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। किसान से किसी कोई मतलब नहीं है। तो हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। किसानों के आए, दुनिया के आए या ना आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, सिलेंडर पर सब्सिडी क्यों खत्म कर दिया आप लोगों ने? वो देश हित में जरूरी था, क्योंकि सिलेंडर पे सब्सिडी खत्म करेंगे, इससे ज्यादा हम और गरीब जनता को, यूपी में जैसे पीछे हमने 3 करोड़ सिलेंडर फ्री में बांटे हैं, तो ऐसे ऐसे सब्सिडी खत्म करके ही हमारे पास पैसे इकट्ठा होता है, जिससे आगे हम गरीबों के लिए काम करते हैं। चलिए सर, सीधी बात करती हूँ। संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया है। 3 महीने का समय किसानों को अब होने वाला है। संघर्ष बहुत ज़्यादा लंबा हो गया किसान आंदोलन के चलते। क्या आप लोग ये कृषि बिल वापस लेंगे या नहीं लेंगे? इसका कोई चांस नहीं है। और अभी तो हमारी तैयारी अक्टूबर तक है। अक्टूबर तक भी हमारा क्या जा रहा है इसमें? आंदोलन कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो हमारा क्या जा रहा है? हम तो अपने घर बैठे हैं, अपने बच्चों के पास बैठे हैं। किसानों से हमको कोई मतलब नहीं है। कभी सिंगू बॉर्डर पे कहीं भी हम जाके नहीं देखते। वहां पे हमारा जो IT सेल है वो और गोदी मीडिया सारी लोकेशन हमारे को मौके का हालात बता रहा है फोन पे। हमारे को कभी जरूरत भी नहीं पड़ती जाने की। हम अपने काम में व्यस्त हैं। और ज्यादातर मैं तो आजकल पश्चिम बंगाल में मेरा सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा चला। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार घेर के मैंने सरकार बनानी है, उसी प्रोपेगेंडे पे मैं काम कर रहा हूं लगातार। और किसान अगर 2-2.5 महीने से बैठे हैं तो 2.5 महीने और बैठे रहे, मेरे सेहत पे क्या असर है? कोई असर नहीं, बैठे रहने दो। बस कानून अपने हाथ में ना लें, शांति पर उनको आंदोलन होना चाहिए। मेरे कोई समस्या नहीं, उनको आंदोलन करने दो, धरना करने दो। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर 24 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है कंक्रीट से, जो सड़कें बिल्कुल जाम कर दी गई है। बैरिकेड इतने तगड़े लगा दिए गए हैं, कीलें लगा दी गई हैं। हरसिमरत कौर बादल है पंजाब से, उन्होंने कहा है कि ऐसी बैरिकेडिंग तो मैंने इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी नहीं देखी जैसी मैं वहां पर देख रही हूँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसानों ने अपने ट्रैक्टर दिल्ली लाल किले पे घुसाए और वहां पे चलो उसमें कुछ हमारे भी कार्यकर्ता थे, वो तो मैं नहीं कहता। कुछ गाने ऐसे ऐसे चले थे जो मुद्दे से बच्चों को भटका के वहां पे बरगला के ले गए वहां उस तरफ। कुछ किसान भी गए हैं, मैं नहीं कहता भी सारे बीजेपी के थे, कुछ किसान भी वहां पे गए हैं। पर उनको रोकने के लिए ही बैरिकेड लगाए हैं, किले लगाई हैं, ताकि दोबारा आने वाले टाइम में कोई भी किसान दिल्ली में ना घुस सके, कानून का अपने हाथ में ना ले सके। और जो भी कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये जो बैरिकेड और जो लगा रहे हैं सारा सिस्टम सिर्फ किसानों की भलाई के लिए, इसमें हमारा पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है। तो मतलब कानून आप, ये कृषि बिल आप वापस नहीं लेंगे? नहीं, फिलहाल इसमें अभी कोई मतलब, वैसे तो मोदी जी के हाथ में है और ज्यादातर इसमें ये भी अगर हम इसको आज वापस लेते हैं तो कल को जनता यही सोचेगी भी वाकई में मतलब गलत थे कानून। पर इसमें हम एक ही बात कहना चाहेंगे भी कानून जनता के हक में ही है। और ये कोई साबित करके दिखा दे मेरे को कहाँ से काले हैं, और जो कोई साबित करके दिखाएगा उसके अगर हम CBI की और उसकी रेड लगवा देंगे, उसका मतलब सारा काला चिट्ठा जो भी है। अभी जैसे दिल्ली में मोदी जी के सामने क्या था, उसका नाम संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से विधायक है, राज्यसभा का क्या सदस्य है, हाँ वो सांसद है, सांसद नहीं है शायद आप पार्टी के, हाँ राज्यसभा सांसद। तो उन्होंने काफी बदतमीजी से बात की मोदी जी के सामने और कानूनों को बताया, कानूनों के बारे में बताया, मोदी जी से भी आंख मिला के बात की। अभी थोड़ी ही मतलब 2-4 दिन के अंदर अंदर CID के छापे और PID के छापे सारे उसके घर पे पड़ जाएंगे और उसको भी पता लग जाएगा मोदी जी के खिलाफ बोलने का क्या अंजाम हो सकता है। हमने तो केजरीवाल को खुड्डा लाइन लगा दिया था, तो संजय सिंह क्या है? तो चलो इसमें मैं मीडिया में नहीं कहना चाहता, ये बात पर्सनली बात है और चलो देखते हैं क्या रहेगा। लेकिन अगर किसान आंदोलन कहीं ना कहीं फेल हो जाता है तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा ही नहीं सकेगा। देखिए, ये जो किसान है ये इस टाइम विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। विपक्ष तो हमने पूरी तरह खत्म कर दिया। जनता की नजरों में विपक्ष की ऐसी छवि बना दी है भाई ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं और सारा जो भ्रष्टाचार किया इन्होंने किया है। तो हम फिर भी कहना चाहते हैं भाई अब जो किसान है विपक्ष की भूमिका धीरे धीरे ले रहे हैं और इसीलिए हम इनको खत्म करना चाहते हैं। भाई आने वाले टाइम में 50 साल का जो हमारा एजेंडा मैंने चलाया, भाई 50 साल बीजेपी की सरकार भारत में रहेगी, तो उसके तहत यह आंदोलन शांति, इससे काफी छवि खराब हुई है बीजेपी की, किसान आंदोलन से बहुत छवि खराब हो चुकी है। पर फिर भी यह है कि अगर हरियाणा पंजाब 2 राज्य हमारे हाथ से निकल भी गए तो हम अपनी भरपाई पश्चिम बंगाल या एक और बड़ा राज्य जैसे कर्नाटक है कहीं से भी कर लेंगे। मध्य प्रदेश में हमने सरकार बना ली है, कर्नाटक में बना ली है। कोई भी हम इन 2 राज्यों की जगह एक बड़ा राज्य भी तोड़ लें
तो हमारी भरपाई वहां से हो जाएगी और बहुमत की सरकार आने वाले टाइम में दोबारा से हमारी बनेगी। सर, लाल किले पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता और उस वक्त किसानों को वहां जाने दिया। कहीं ना कहीं सरकार की क्या मंशा आपको इसके पीछे लगती है? आप लोगों की क्या मंशा थी? आंदोलन खत्म करवाने की। सिर्फ हम आंदोलन खत्म करवाना चाहते थे भाई, किसी ना किसी तरह आंदोलन खत्म हो। और ये धार्मिक मुद्दा था, इसीलिए वहां पे झंडा भी लहराया गया, वरना भारत का झंडा भी हो सकता था, किसान का झंडा भी हो सकता था, जबकि नाम उसको खालिस्तान के झंडा का दिया गया। पर वो मोदी जो अपने सर पे बांधते हैं निशान साहिब का, वही झंडा वहां पे लहराया है सरदारों ने। तो कहीं ना कहीं मतलब इस आंदोलन को ज्यादा मजबूती से चलाने वाला सबसे पहले पंजाब था। और पंजाब पे शुरू से ही हम एलिगेशन लगा रहे थे भाई ये खालिस्तानी है, ये वो। उसी को एक अच्छा रूप देने के लिए, नया रंग देने के लिए, धार्मिक मुद्दे पे भटकाने के लिए हमने पंजाब के ही एक आदमी से साजिश करवा के ताकि हरियाणा उसका साथ छोड़ दे। पर अब आंदोलन पंजाब तो बहुत पीछे हट गया है, हरियाणा ने अपने हाथ में ले लिया। जैसे कंडेला में इतनी बड़ी खाप पंचायत हुई और आज फिर एक पंचायत थी, तो धीरे धीरे हरियाणा ने पूरी तरह आंदोलन अपने हाथ में ले लिया। पंजाब आंदोलन से काफी हद तक पीछे है, हरियाणा उससे बहुत ज्यादा आगे है। तो पहले दीप सिद्धू पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, कोई उसको पकड़ नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद उस पर इनाम भी घोषित कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पब्लिक का ज्यादा प्रेशर है। पब्लिक के प्रेशर की वजह से, किसानों के प्रेशर की वजह से कई बार दिल भी ना चाहे तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। और मन ना चाहते हुए भी हमने चलो एक कदम उठा दिया, फिर भी 1-2 महीने के अंदर हम उसकी जमानत अपने आप करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं। अभी मोल गर्म है, थोड़ा करना पड़ता है नाटक दुनिया को दिखाने के लिए। चलिए, अंत में देशवासियों के लिए कोई संदेश हो जाए। हाँ, देशवासियों से कहना चाहता हूँ, सभी किसानों से कहना चाहता हूँ, वे कानून तुम्हारे हक के हैं। जमीन सिर्फ अंदानी अंबानी को चली जाएगी और कहीं ना कहीं जमीन की जरूरत भी अंदानी अंबानी को है और उनके सेट भी तैयार है, उनका खर्चा हो चुका है। और अगर अब हम कानून वापस लेते हैं तो उधर से अंदानी अंबानी भी पार्टी को जो प्रोटेस्ट करते हैं वो भी नाराज हो जाएंगे। किसान का नाराज होना तो हम कहीं ना कहीं संभाल लेंगे, क्योंकि किसान और ये जनता बहुत बड़ी है। टाइम जब इलेक्शन का आएगा, कहीं नहीं किसी मुद्दे पे हम इनको भटका के बरगड़ा के दोबारा अपने पक्ष में कर सकते हैं, पर अंदानी अंबानी को नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी पुराने टाइम से कोशिश कर रहे हैं इस चीज के लिए, पर आज तक कामयाब नहीं हो सके। कांग्रेस के साथ भी उन्होंने 2011 में सेटिंग की थी, पर वो सिरे नहीं चढ़ी। और 45 अब तक किसानों को जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, ये भाई एमएसपी दी जाए, एमएसपी दी जाए। 45 लाख करोड़ का जो हमारे को फायदा हुआ है किसानों का एमएसपी ना देके, तो अगर हमने एमएसपी को दे दी 45 लाख करोड़ का, एक साल में हमारे को सरकार को घाटा होगा। जब सरकार अपने कार्य के लिए भरपूर मात्रा में अपनी पार्टी को चलाने के लिए उन पैसों को यूज कर रहे हो, किसानों को देने पड़ जाएंगे। तो ये एमएसपी वाला तो मतलब सवाल बिल्कुल भी मेरी समझ से बाहर है। ये तो मैं दे नहीं सकता अगर कानून भी वापस ले लिए तो। एमएसपी के बगैर तो मतलब हमारा भी काम नहीं चलेगा, एमएसपी देने के बाद हमारा काम नहीं चलेगा। तो 45 लाख हजार करोड़ बहुत मोटी रकम होती है। और जो हम किसानों की छीन रहे हैं उनको एमएसपी ना देके, क्योंकि रेट 1975 और लेते हैं 900 रुपए में, और एमएसपी भी सिर्फ 4 फसलों 6 फसलों पे दी जा रही है। बाकी तो सारी एमएसपी बिना एमएसपी के खरीदी जा रही है, मक्का हो बाजरा कोई भी हो, सिर्फ 6 फसलों पे देते हैं। क्योंकि भारत में 100% में से 6% एमएसपी दी जाती है, 94% बिना एमएसपी के खरीद की जाती है। तो ये सारा जो है माल पानी हमारे लिए है, और अगर हमने एमएसपी दे दी तो सारा माल पानी किसानों के घर में चला जाएगा, उनके घर भर जाएंगे। किसान ये जैसे मोदी जी कह रहे हैं भाई फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, स्विच बैंक में अकाउंट होंगे, तो वो काम कहीं असली में न हो जाए। इसीलिए हम एमएसपी वाला मुद्दा तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। अगर कानून पे सोचना पड़ेगा तो सोच लेंगे। धन्यवाद। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने अपने विचार भी रखे और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो ये कृषि बिल है वो किसानों के हक में है, और चाहे संघर्ष कितना भी कर ले, चाहे आंदोलन कितना भी लंबे समय का हो जाए, लेकिन अभी भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि किसानों के द्वारा बार बार ये बात जरूर कही जाती है कि हम जो सरकार को है झुकाकर ही दम लेंगे, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार से हमने खुद बातचीत की, जिनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये जो कानून है इनको हम वापस नहीं लेंगे, एमएसपी को हम लिखित में नहीं देंगे। आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी, इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। हरियाणा के प्योंत टोल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।